कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं। तभी वो नर्स को बुलाकर उससे कहता है कि बाहर एक गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, तो जाओ उसे बुलाकर लाओ। जिस वजह से डॉक्टर उस गाय के बछड़े को उस आदमी के पास लेकर आता है। उस गाय के बछड़े का नाम हॉल था और वो उस आदमी का बेटा है। उस आदमी के पास मरने के आगे अपने बेटे को सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो उसके बेटे से कहता है कि उसकी माँ के साथ उसकी शादी उसके जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था और वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। साथ ही साथ वो हॉल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती को देखकर नहीं बल्कि ऊपर की खूबसूरती यानी सेक्सी शरीर को देखकर शादी करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, हॉल तुम उसी के साथ ही शादी करना जो दिखने में हॉट और कड़क माल होगी, उसकी बड़ी बड़ी चूचिया होगी और पिछवाड़ा एकदम चिकनी होगी। अब इससे पहले कि वो हॉल को बाकी की कथा सुनाता तभी वो वहीं पर ही लुढ़क जाता है। हॉल अपने पिता की इस बात से काफी मोटिवेट और प्रभावित होता है। आगे हम देखते हैं कि हॉल अब बड़ा हो चुका है और रोज क्लब में नई नई लड़कियों के साथ ठुमका लगाता है। उसके जिंदगी में मोटी और बदसूरत लड़कियों का कोई स्थान नहीं है और वो उन्हें भाव तक नहीं देता। हर रोज वो क्लब में 50-60 लड़कियों को छेड़ने के बाद उसके ठरकी दोस्त मार्को के साथ उन लड़कियों के शरीर के बारे में चर्चा करता है। मार्को भी उसके साथ रह रहकर उसी की तरह ही छोटी सोच का बन चुका था और उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके एक पैर की उंगली थोड़ी छोटी थी। यहाँ पर हॉल मार्को को अपनी एक नेबर जिसका नाम जिल होता है उसके बारे में बताता है और कहता है कि वो उसे डेट करने लगा है। रात को वो जिल के साथ मिलता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। जिल उसकी बातों से परेशान होकर उससे कहती है कि उसे उसके ऊपर थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है और हॉल बहुत ईगो वाला इंसान है, जो सुनने के बाद भी हॉल को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। अगले दिन हॉल अपने ऑफिस में काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिलने जा रहा था, लेकिन उसका बॉस उससे कहते हैं कि उसके जगह पर वो प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल चुका है, जो सुनकर हॉल का मुंह सिकुड़ जाता है। आगे जब वो लिफ्ट से उतर रहा था तभी लिफ्ट में वो उसके कंपनी के ही एक बहुत ही मेहनती आदमी टॉनी रविनसन को देखता है, जो उसी के साथ ही लिफ्ट में मौजूद था। इसी बीच जब वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे थे तभी वो लिफ्ट खराब हो जाता है और वो दोनों लिफ्ट के अंदर ही फंस जाते हैं। अब जब तक वो लिफ्ट ठीक होता तब तक वो दोनों अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। टोनी की जिंदगी एकदम टकाटक चल रही थी और वो एक लड़की से प्यार करता था, जो सुनने के बाद हॉल उससे उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो लड़की हॉट है या नहीं, उसकी चूचिया बड़ी बड़ी है या नहीं, चिकनी पिछवाड़ा है या नहीं, ये सब कुछ। हॉल की इन सारी बातों से टोनी समझ जाता है कि हॉल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती नहीं बल्कि बाहर की खूबसूरती ज्यादा पसंद है, यानी हॉल एक छोटी और गंदी सोच का आदमी है। इसीलिए टोनी हॉल को बिना बताकर उसके ऊपर एक टोना टोटका करता है। अब टोनी के इस भयानक मंत्र की वजह से हॉल का लड़कियों के ताड़ने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। वो लिफ्ट से निकलकर जिस भी बदसूरत लड़की को देख रहा था उसे वो हॉट और कमसिम कमरिया नजर आ रहा था। इसी बीच वो अपने ऑफिस की एक बदसूरत लड़की जो कि उसे अभी हॉट दिखाई दे रहा था उसके साथ कैब शेयर करता है और रास्ते में उसके ऊपर जी भरकर डोरे डालता है। वो लड़की उससे पूछती है, अच्छा आज तुम्हें क्या हुआ, रोज तो तुम मुझे कुत्ते की तरह भाव नहीं देते, तो आज ऐसे घूर क्यों रहे हो? हॉल कहता है, नहीं आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दोगी? जिसके बाद वो लड़की भी मुंह उठाकर उसे उसका व्हाट्सएप नंबर दे देती है। रात को हॉल फिर से अपने ठरकी दोस्त मार्को के साथ क्लब में लड़कियों को ताड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर हर मोटी और बदसूरत लड़की उसे हॉट और सेक्सी दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मुंह उठाकर उन लड़कियों के साथ नैन मटक्का करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसके ठरकी दोस्त मार्को जब बाथरूम से वापस आता है तभी हॉल को एक मोटी बदसूरत लड़की को पकड़कर उछल कूद करते हुए देखता है। वो हॉल के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो चुका था। जिन लड़कियों को हॉल कभी मुंह उठाकर देखता भी नहीं था, आज उन लड़कियों के साथ वो कैसे ठुमके के ऊपर ठुमका लगा रहा था। इसीलिए वो हॉल को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि तुम इन भैंसों के साथ क्या कर रहे हो। हॉल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर उन लड़कियों के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। इधर हॉल की नेबर जिल हॉल को उन बदसूरत लड़कियों के साथ ठुमका लगाते हुए देख लेती है और उसे काफी जलन होता है। अगले दिन हॉल जब गाड़ी चला रहा था तभी रास्ते में वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है। उस लड़की का नाम रोजली था और वो बहुत ही मोटी और भद्दी सी लड़की थी, लेकिन टोनी के टोने टोटके की वजह से हॉल का लड़कियों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था और उसे तो वो एक कमसिम कली नजर आ रहा था जो शॉपिंग मॉल में अपने लिए कच्ची खरीदने के लिए आई थी। हॉल उसकी कच्ची की साइज को देखकर कहता है, ये कौन से दानव के लिए खरीद रहे हो, तुम्हें तो 28 साइज की पैंटी खरीदनी चाहिए। जिसके बाद हॉल उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ का पुल बांधने लगता है। रोजली पहले तो सोचती है कि हॉल उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि आज तक उसकी भारी भरकम शरीर को देखकर किसी ने उसकी तारीफ तो दूर की बात उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा भी नहीं था। हॉल के लिए रोजली किसी परी से कम नहीं, इसीलिए वो उसके मुंह पर शायरी के ऊपर शायरी फेंकता है, जिससे रोजली को भी लगता है कि हॉल उसके प्यार में दीवाना है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। रोजली बताती है कि वो बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती है और उसे समाज सेवा करना बहुत पसंद है, जो
सुनकर हॉल उसके ऊपर और भी इम्प्रेस होता है। इसी बीच रोजली की बातों से हॉल को पता चलता है कि हॉल जिस कंपनी में काम करता है रोजली उस कंपनी के मालिक की बेटी है। यहाँ पर रोजली मेनू कार्ड को बिना पढ़े ही रेस्टोरेंट में मौजूद सारे खाने को ऑर्डर कर देती है, जो देखकर हॉल बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने आज तक जिन लड़कियों को डेट किया था वो रेस्टोरेंट पर सिर्फ चाय या फिर सैलाड ही ऑर्डर करती थी। खैर इसी बीच रोजली जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वो कुर्सी अचानक पिचक जाती है। ये देखकर हॉल वहाँ के मैनेजर के ऊपर चाइना कंपनी के कुर्सी इस्तेमाल करने के लिए भड़क जाता है, जबकि इस घटना का पूरा दोष कुर्सी के ऊपर नहीं बल्कि कुर्सी के ऊपर बैठी हुई उस भारी भरकम महिला की थी। खैर डेट के बाद हॉल रोजली को उसके साथ अगले दिन फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसमें रोजली भी मुंह उठाकर हाँ कह देती है। अगले दिन हॉल अपने साथ अपने ठरकी दोस्त मार्को को भी रोजली के साथ मिलने के लिए लेकर आता है। मार्को वहाँ पर रोजली की भारी भरकम शरीर को देखकर हॉल को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे गेंडा कहता है, लेकिन हॉल तो रोजली के प्यार में बावला हो चुका था, इसीलिए वो अपने ठरकी दोस्त मार्को की एक भी बात नहीं सुनता। आगे रोजली हॉल को बीमार बच्चों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहाँ पर सभी बच्चे बीमार अपाहिज अपंग थे, लेकिन हॉल को वो सभी बच्चे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा था, इसीलिए हॉल उनके साथ उछल कूद करने लगता है। रोजली जब हॉल को उन बच्चों को प्यार करते हुए देखती है तभी वो हॉल के ऊपर और भी इम्प्रेस हो जाती है। हॉल जब रोजली को अपने घर लेकर जाता है तभी उसकी नेबर जिल हॉल को उस भारी भरकम रोजली के साथ देख लेती है। जिल हॉल से पूछती है, हॉल इसे कहाँ से उठाकर ला रहे हो तुम? जिसमें हॉल जिल से कहता है कि वो उसकी सपनों की रानी यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर जिल को बहुत जलन होती है। इधर हॉल रोजली को उसके घर आने के लिए कहता है, लेकिन रोजली उसके साथ उसके घर जाने से मना कर देती है क्योंकि अकेला पाकर हॉल क्या पता उसकी पैंटी उतार दे। हॉल यहाँ पर उसे बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रोजली उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है क्योंकि उसे भी पिछली रात के उस करतूत से बहुत बुरा महसूस हो रही थी। इसके बाद से वो दोनों कई बार डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों एक साथ चप्पू भी चलाते हैं, जिसमें रोजली के भारी भरकम शरीर की वजह से चप्पू 45 डिग्री एंगल पर झुका रहता है। आगे एक दिन रोजली हॉल को अपने साथ अपने घर पर लंच के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर हॉल रोजली की पतली माँ को एक गलत शब्द कह देता है। वो कहता है कि रोजली को उसकी हॉट फिगर उसकी माँ से मिली है। खैर खाना खाने के बाद हॉल जब रोजली के पिता के साथ अकेला बैठा होता है तभी रोजली के पिता उससे कहते हैं, हॉल सच बताओ, क्या तुम रोजली से प्यार करते हो या फिर कंपनी में प्रमोशन के लिए उससे प्यार करने का झूठा नाटक कर रहे हो? जो सुनकर हॉल उनसे कहता है, नहीं ससुर जी, मैं रोजली से सचमुच प्यार करता हूँ और मैं उसकी पैंटी उतारना चाहता हूँ। जो सुनकर रोजली के पिता चुप हो जाते हैं। उसी रात हॉल रोजली को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर रोजली काफी नर्वस थी, लेकिन हॉल यहाँ पर उसकी मनोबल को बढ़ाता है और उस रात वो उसकी पैंटी उतार कर ही छोड़ता है। अगली सुबह जिल रोजली को हॉल के घर से बाहर निकलकर जाते हुए देखती है और समझ जाती है कि कल रात हॉल के कमरे में क्या कुछ हुआ होगा। अब हॉल का एक ऐसी बदसूरत लड़की को प्यार करना जिल के ईगो को हर्ट कर रहा था, इसीलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए हॉल के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो रात को हॉल को उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हॉल उसकी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है। इधर हॉल का ठरकी दोस्त मार्को भी हॉल को एक मोटी लड़की के साथ देखकर हैरान में पड़ चुका था। वो हॉल से पूछता है कि वो कैसे इतना बदल गया, जिसमें हॉल उसे उस दिन उस लिफ्ट में हुई इंसिडेंट के बारे में बताता है और टोनी रॉबिन्सन के बारे में भी बताता है। ये बात सुनकर ही मार्को मुंह उठाकर टोनी रॉबिन्सन के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके दोस्त हॉल के ऊपर क्या टोना टोटका किया है, जिसमें पहले तो टोनी उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन उसके बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वो उसे उस टोने टोटके के बारे में बताता है जिसको उसने उस दिन लिफ्ट में हॉल के ऊपर किया था। साथ ही साथ वो उसे उस टोने टोटके से बचने के लिए एक उपाय भी बताता है और कहता है कि उसे बस हॉल को सैलो हॉल 3 बार बुलाना पड़ेगा और इसको बोलते ही वो टोना टोटका एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हॉल रोजली के साथ पिज्जा बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आया हुआ होता है। वो दोनों जब वहाँ पर बात कर रहे थे तभी फिर से रोजली की वजह से और एक कुर्सी टूटकर बिखर जाता है। इस चीज से हॉल उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के ऊपर बौखलाकर उसे गालियां देने के लिए जाता है। इसी बीच उसे उसका ठरकी दोस्त मार्को कॉल करके शैलो हॉल कहने के लिए कहता है और हॉल भी ये शब्द कह देता है। अब कॉल को खत्म करके वो जब पीछे की तरफ देखता है तभी उसे कहीं पर भी रोजली दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब उसके लड़कियों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। इसीलिए वो रोजली जो कि अभी मोटी हो चुकी थी उसे देखकर पहचान नहीं पाता। इसी बीच उसका ठरकी दोस्त मार्को उसके पास आकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे सारी राम कहानी बताता है। ये सुनकर हॉल को अपने दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे वही लड़की देखने को मिलता है जिसके साथ उसने मूवी की शुरुआत में गाड़ी शेयर किया था। उसका मुंह देखकर ही हॉल का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर उसके ऊपर कोई टोना टोटका हुआ था, क्योंकि उस दिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और आज उसका मुंह किसी चाय के पतीले के जैसा ही था। अब इस चीज से हॉल काफी पैनिक हो जाता है और वो रोजली को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद से वो कुछ दिनों तक रोजली से नहीं मिलता और काम पर भी बिजी रहता है। एक दिन उसकी कजन जिल उसे उसके साथ एक रेस्टोरेंट पर खाने के लिए लेकर जाती है,
जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से उससे प्यार करने लगी है, जो कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। हॉल को यहाँ पर एहसास होता है कि वो जिल से नहीं बल्कि रोजली से प्यार करने लगा है। तभी उस रेस्टोरेंट पर रोजली भी अपना सड़ा हुआ मुंह और अपने फैमिली के साथ पहुंच जाती है और वो हॉल को एक पराई औरत के साथ हाथ पकड़कर गुलुलुलु करते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हॉल उसके पास से होकर ही गुजरता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। दरअसल हॉल रोजली को ही कॉल करने के लिए जा रहा था। खैर यहाँ पर वो उसे कॉल करके फिर से बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोजली को उसकी काली सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। आगे हॉल रोजली से मिलने की भी बहुत कोशिश करता है और उसके हॉस्पिटल पर भी जाता है, लेकिन रोजली उसके साथ मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक दिन हॉल को पता चलता है कि उसके ठरकी दोस्त मार्को के पीछे एक पूंछ है, जिसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला नहीं जा सकता था, इसीलिए मार्को अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी वजह से छोड़ देता था। हॉल यहाँ पर मार्को को उसके इस पूंछ को गॉड गिफ्टेड कहकर उसे मोटिवेट करता है। आगे हॉल रोजली से मिलने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उसे उसकी दिल की बात बताता है। रोजली पहले तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो मान जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और हॉल रोजली को गोदी में भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जब ये नहीं होता तब उल्टा रोजली ही उसे गोदी में उठाती है। दूसरी तरफ मार्को ने भी अपने लिए एक लड़की का जुगाड़ कर लिया था, जिसको उसके पूंछ से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।